हेलो फ्रेंड्स, आज आपको रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट जो कि JAIB का एक एग्ज़ाम होता है। JAIB में 4 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। उसमें रिटेल बैंकिंग का होता है, IFS का होता है, PPB होता है, AFM होता है। इसमें आज आपको रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का मॉड्यूल फर्स्ट कवर करवाएंगे, वो भी महज बहुत कम टाइम में आपका ये हम करवा देंगे। जहाँ पर आपको यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिनमें ये लिखा होता है कि मॉड्यूल ए कंप्लीट इन 10 आवर्स, आपके 10 आवर्स लग जाते हैं, है ना। यहाँ पर आपको महज आधा घंटा भी नहीं लगेगा और आपको मॉड्यूल ए आपका कंप्लीट करवा देंगे टोटली, जिसका रिवीजन हो जाएगा आपका एक अच्छे तरीके से। जिसको बिल्कुल भी आपकी तैयारी नहीं है तो इसको पढ़ के आप कुछ हद तक एक अच्छा टक्कर दे सकते हो एग्ज़ाम में, है ना। तो सबसे पहले मॉड्यूल ए जो फर्स्ट चैप्टर आता है, इसमें कुल 4 चैप्टर होते हैं मॉड्यूल ए में, छोटा मॉड्यूल है। और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इंट्रोडक्शन इसका फर्स्ट चैप्टर है। इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे इसकी पूरी। रिटेल बैंकिंग इन टिकट साइज इज स्मॉल बिजनेस कस्टमर नॉट बिग कोऑपरेटिव बिजनेस, ठीक है। सो ये प्रीवियस ईयर्स में भी आया हुआ है। तो रिटेल बैंकिंग और कॉरपोरेट बैंकिंग में अंतर बता रहे हैं ये। रिटेल बैंकिंग में जो टिकट का साइज़ है वो स्मॉल होता है, और कॉरपोरेट जो है बिजनेस उसमें बैंकिंग है उसमें टिकट का साइज़ जो है वो लार्ज होता है। ये क्वेश्चन आमतौर पे जब इसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, नॉट पूछते हैं, तो उनमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि टिकट साइज लार्ज लिख देते हैं रिटेल बैंकिंग का, जबकि ये स्मॉल होता है। और स्मॉल बिजनेस कस्टमर इसमें होते हैं, मतलब स्मॉल बिजनेस कस्टमर होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे लेन देन वाले रिटेल बैंकिंग में, जबकि कॉर्पोरेट में बड़े बड़े होते हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ होती है NPA अकाउंट, है ना, नॉन प्रॉफिट वाले अकाउंट, ठीक है, वो भी कम होते हैं रिटेल बैंकिंग में, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस वाले हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ चलता रहता है ना। और लेस वॉलेटाइल भी होती है रिटेल बैंकिंग, है ना। कस्टमर भी इसमें लार्ज होंगे, क्योंकि जब छोटा है सब स्मॉल कस्टमर है तो स्मॉल में ज़्यादा आएंगे। रिट का जो कॉरपोरेट का साफ अंतर ये भी है कि उसमें कम रह जाएंगे, ठीक है। सो ये आपने ध्यान रखना। और ज़्यादा मेन ये है, लार्ज कॉरपोरेट इज़ नॉट पार्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग, ठीक है। 2 चीज़ें ये ध्यान में रखना, लार्ज कॉरपोरेट रिटेल बैंकिंग का पार्ट नहीं है, और टिकट साइज रिटेल बैंकिंग में स्मॉल होती है। अब 2 टाइप्स ऑफ रिटेल बैंकिंग होते हैं, एक मास रिटेल और एक क्लास रिटेल, ठीक है। इनको पढ़ लेना थोड़ा सा, ये प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है क्लास सी से, और सी से आ गया इसमें कौन से प्रोडक्ट होते हैं, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। मास रिटेल, मास मतलब स्टैंडर्ड, तो मास स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बैंकिंग, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लॉकचेन, एक डिसेंट्रलाइज्ड हैंडल टेक्नोलॉजी है। डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप हो जाता है, 4 ऑप्शन देते हैं कौन सा नहीं है। डिसेंट्रलाइज्ड एक तो लेंडर टेक्नोलॉजी हो गई, डज नॉट रिक्वायर थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन, इसको रिक्वायर्ड नहीं है। और एवरी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में रखा जाता है। फिर आजकल के ज़माने में फ्रॉड्स हो रहे हैं, इन पे डायरेक्ट मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके रिपीटेड हो रहे हैं और कहाँ से रिपीट हो सकते हैं, है ना, वो डायरेक्ट उठाएं, आपको एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि नॉर्मल कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्ज़ाम में जो आपको डायरेक्ट उनमें से ढूंढ लेते हैं, है ना, वो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। सो ये बिल्कुल आपके लिए ईजी वे में क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। आपको बता रहा हूँ मैं। फ्रॉड प्रिवेंशन क्या करता है, फ्रॉड प्रिवेंशन आइडेंटिफाई थेफ्ट। फ्रॉड प्रिवेंशन एक मैनेजमेंट है जो किसको आइडेंटिफाई करती है, थेफ्ट, चोरी को, फ्रॉड। एनोमली डिटेक्शन, आप इससे ही समझ लेना, एनोमली स्कैन प्रेगनेंसी में लेडीज़ों के होता है डिजिटल जो सोनोग्राफी होती है वो, तो वो उसका काम क्या है, वो अंदर इंसाइडर ही होता है पेट के, स्टमक के, तो उससे पढ़ लेना। डिटेक्ट इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग, उसको डिटेक्ट करता है। और रिस्क मैनेजमेंट तो सीधे पता है ह्यूमन एरर को
कम करना है, ठीक है। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग ये आजकल स्टार्ट हुई है, एक्सटेंडिंग ऑनलाइन क्रेडिट बेस्ड ऑन डिजिटल ट्रांजैक्शन वाउचर, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है रिटेल बैंकिंग का, फिर एक इसमें वो आ गया अंतर भी, बिजनेस टू बिजनेस, तो सीधे ही पता है कॉरपोरेट का तो काम ही बिजनेस वाला हो गया, बड़ा काम, तो बिजनेस टू बिजनेस, रिटेल बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन और लास्ट पिन पॉइंट इंपॉर्टेंट आपका, वर्ल्ड रिटेल बैंकिंग रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा पब्लिश्ड होती है, कैपेगिमी एंड EFMA, ठीक है, इनके द्वारा वर्ल्ड रिटेल बैंकिंग रिपोर्ट पब्लिश्ड होती है। तो बिल्कुल इजी वे में आपको बताया है, इनमें से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ध्यान रखना है लार्ज कस्टमर रिटेल बैंकिंग में नहीं होते, ठीक है। अब सेकंड चैप्टर, रोल विद इन बैंक ऑपरेशंस, ठीक है, इसमें मॉडल्स बताते हैं, इसमें मॉडल्स आते हैं, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, डिपार्टमेंटल अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच, ठीक है। सो ये आपस में इनके मॉडल्स आते हैं ना। इस बार अपने 2025 में जो मई में एग्ज़ाम हुए थे उनमें इसमें से क्वेश्चन हुए थे ना, आए थे। तो स्टैटिक बिजनेस यूनिट SBU, डिपार्टमेंटल अप्रोच और इंटीग्रेटेड अप्रोच। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो जनरली अडॉप्ट करते हैं डिपार्टमेंटल अप्रोच सेकंड वाली, और वो किस पे बेस्ड होती है, फंक्शन पे बेस्ड होती है, ये ध्यान रख लेना। प्राइवेट सेक्टर बैंक किसको फॉलो करते हैं, SBU मतलब स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, और ये फोकस किस पे करती है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव बाय MBO प्रोसेस, इसको ध्यान रखना किस में होती है MBO प्रोसेस, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक इसको फॉलो करते हैं, और ये टारगेट किस में करती है, कस्टमर सेगमेंट को डायरेक्ट ये टारगेट करती है, तो इसका ध्यान रखना। इसके अलावा इंटीग्रेटेड अप्रोच जो अपने न्यू प्राइवेट बैंक्स हो गए, फॉरेन बैंक्स हो गए, ये इनमें मतलब ये होती है, ये इसको अप्रोच को अडोप्ट करते हैं। सो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, कितने टाइप की अप्रोचेज हैं, SBU, डिपार्टमेंट, इंटीग्रेटेड और पब्लिक सेक्टर बैंक वाली कौन सी, इसमें से इस टाइप के क्वेश्चन आया था। जो आपको 3 पॉइंट दिए इनमें से ही घुमा फिरा के वो क्वेश्चन था, वो आए थे, ठीक है। अब आता है थर्ड चैप्टर, रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट, बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें आता है कि मॉडल्स आ गए, हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, वर्टिकल ऑर्गेनाइज्ड, प्रीडोमिनेटली और हॉरिजॉन्टली मॉडल और प्रीडोमिनेटली वर्टिकल मॉडल, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, तो एक तो आप इससे ध्यान रखना H हॉरिजॉन्टली, हॉर्स बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। वर्टिकली प्राइवेट सेक्टर बैंक, ऑन किस पे, सेंट्रलाइज्ड कस्टमर डाटाबेस पे, दोनों मेन हो गए और दोनों आ गए। उसके बाद प्रीडोमिनेटली हॉरिजॉन्टल मॉडल, इसमें आप ध्यान रखना कॉमन कस्टमर इन्फॉर्मेशन, और कॉमन इन्फॉर्मेशन प्रीडोमिनेटली वर्टिकल मॉडल में। मोस्ट प्रोडक्ट एग्जांपल इज फॉरेन बैंक, किसका, प्रीडोमिनेटली वर्टिकल मॉडल का। अब एक आता है रिटेल लिएबिलिटी प्रोडक्ट, कौन कौन से हैं रिटेल लिएबिलिटी प्रोडक्ट आपके, सो ये हैं आपके रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें आपका आएगा सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट FD, ठीक है। लिएबिलिटी जो बैंक आपको इनमें जो देखो, सेविंग अकाउंट में आपको ब्याज इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट में आपको ब्याज मिलता है, कम मिलता है, मिलता है, शायद करंट अकाउंट में नहीं मिलता, सेविंग अकाउंट में ब्याज मिलता है, ठीक है। FD में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा ना, एक बड़े स्तर पर मिलता है ना, और स्वेप इन आउट भी हो जाता है, जब ज़्यादा सेविंग अकाउंट में कोई अमाउंट है तो वो स्वीप इन हो जाता है, FD में चला जाता है, और स्वीप आउट भी हो जाता है, जब ज़्यादा अमाउंट FD में है तो वो अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखना। और सेविंग अकाउंट और FD ये हो गया। इसके बाद रिटेल असेट प्रोडक्ट जो बैंक के लिए फ़ायदेमंद है, बैंक का फ़ायदा होता है, जैसे कि लोन, हर टाइप के लोन, आपका हाउस लोन हो गया,
आपका व्हीकल लोन हो गया, आपका कार लोन हो गया, और भी टाइप के लोन हो गए, और क्रेडिट कार्ड जो देता है उनमें भी बैंक को बेनिफिट ही होता है ना, ज़्यादा बेनिफिशियल लोन है। अब इसमें ये एक आता है, नॉर्मली एक बात बोली जाती है, पब्लिक सेक्टर बैंक का जो मेन जहाँ से वो रेवेन्यू उनको प्राप्त होता है वो है लोन, हाउसिंग लोन, ठीक है। और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक होता है उनका मेन जो है टारगेट वो क्रेडिट कार्ड और अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ठीक है। ये भी ध्यान में रख लेना आप। अब एक नॉर्मली क्वेश्चन इसमें से उठता है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, मार्केट सर्वे से प्रोडक्ट कैसे तैयार होता है ना। सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई, उसकी नीड आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या आवश्यकता है प्रोडक्ट के लिए, फिर आवश्यकता पहले चेक करी और फिर डेवलप कर दिया प्रोडक्ट हमने, ठीक है। फिर उसकी डेवलप करने के बाद उसकी टेस्टिंग हुई, फिर फीडबैक हुआ और फिर मार्केट सर्वे हुआ, ठीक है। ये ध्यान रख लेना क्रम। अब इन हाउस सोर्सिंग और आउटसोर्सिंग होती है। अब देखो पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये नॉर्मली इन हाउस सोर्सिंग पे रहते हैं, सब कुछ इनके पास है, इनको आउटसोर्सिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई भी एग्ज़ाम है, एक संस्था अपना एग्ज़ाम खुद करवा रही है, कंडक्टर जैसे एसपी खुद एग्ज़ाम कन्वर्ट करा रही है, एक संस्था है जो वो आईबीपीएस के थ्रू एग्ज़ाम करवा रही है ना, तो वो आउटसोर्सिंग हो गई, इसको ध्यान रखना है। अब देखो इन हाउस कौन से हैं, इन हाउस सोर्सिंग जो पुराने हो गए, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, प्राइवेट जो बड़े हो गए, ये तो खुद का सब कुछ इन्होंने कर रखा है, एक्स्ट्रा वो नहीं है। अब फॉरेन बैंक है, न्यू जनरेशन बैंक है, ये आउटसोर्सिंग करते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ के लिए वो आउटसोर्सिंग को वो दे देते हैं कि आप कर लो, ठीक है, वो चीज़ है। अब उसके बाद आ गया रिटेल लिएबिलिटी, अपन ने कर ही लिया, सेविंग करंट, टर्म फंड, रिटेल असेट्स, लोन, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। फिर सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग, ये भी ध्यान में रखना है ना, एक मॉडल्स आ गए, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग, स्टैंड लोन प्रोसेसिंग, रीजनल और सेंट्रलाइज्ड प्लस रीजनल। अब सेंट्रलाइज्ड में आ गया पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, और स्टैंड लोन और रीजनल में आ गया प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। और सेंट्रलाइज्ड प्लस रीजनल दोनों फॉरेन, न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक, इसको ध्यान रखना। फॉरेन बैंक इसमें सेंट्रलाइज में है और न्यू जनरेशन में ही आ गई। और उसके बाद एक आता है लो एंड अट्रैक्टिव प्राइसिंग, ये एक स्ट्रेटजी है, स्ट्रक्चर स्टार्टअप प्राइसिंग, ठीक है। स्टैंड लोन प्राइसिंग को एल शो कार्ड, स्ट्रक्चर स्टार्टअप प्राइसिंग, सो ये लो एंड अट्रैक्टिव प्राइसिंग इसमें होता है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को समझ के अपन ने करना है कि बैंक की पावर, जो उसका रिवेन्यू, जो उसको मतलब जहाँ से प्रॉफिट होता है, ज़्यादा प्रॉफिट होता है लोन से, क्रेडिट कार्ड से, ये असेट प्रोडक्ट है, लिएबिलिटी, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, टर्म में जो एफडी है, इसमें बैंक को कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है ना, सामने वाले कस्टमर को। चैप्टर 4 आ गया उसके बाद, ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। इसमें आपकी हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग आएगी, जो आपके आईएफसी में भी कुछ इसके क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपके यहाँ काम आ जाएगी। इस बार ही हमारे क्वेश्चन आया था फेज़ फर्स्ट कौन सी, अर्ली फेज़ 1772 1969 तक की फेज़ है ये, जिसमें हमारा फर्स्ट बैंक ध्यान रखना है इज़ बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। उसके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल 1809, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843। ये तीनों बैंक मर्ज्ड होते हैं 1921 में, और ये मर्ज होके इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण होता है। उसके बाद 1955 में ये एसबीआई में इसका नाम हो जाता है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक आरबीआई एक्ट ध्यान रखना है 1934, और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड कब हुआ था, 1949। अब उसके बाद नेशनलाइजेशन फेज़ स्टार्ट होती है 1969 के बाद 1991 तक, जिसमें कि 14 बैंक नेशनलाइज्ड हुए थे 1969 में, और 1990
ठीक है। और उसके बाद 1980 में 6 बैंक नेशनलाइज्ड हुए थे। सो इसका आपको ध्यान रखना है पूरे तरीके से कि नेशनलाइज्ड फेज़ 1969 14 बैंक और 1980 में 6 बैंक। इसका कौन कौन सा बैंक कब हुआ ये ध्यान आपको IIFS में रखना है, उसके सिलेबस में आपके आएगा। और इस बार एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया था। कितने बैंक हैं अभी? पब्लिक सेक्टर बैंक 12, प्राइवेट 21, फॉरेन बैंक 45। लिबरलाइजेशन फेज़ नाम ध्यान रख लेना 1991। बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म हुआ 1991 में। 91 तक तो पूरा टारगेट जो था वो पब्लिक सेक्टर बैंक चल रहे थे। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंकों को भी इसमें उसकी स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हुई। कौन सी कमेटी के द्वारा? नरसिम्हन कमेटी के द्वारा। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल आते हैं। इस बार वाले एग्ज़ाम में ये न्यूमेरिकल आए थे। तो असेट्स, कुछ जो क्वेश्चन इस बार भी अपने एग्ज़ाम्स में आए थे, असेट्स बराबर लिएबिलिटीज़ प्लस कैपिटल जो होता है उसको मिला के ये असेट्स बनता है। तो इसको याद रखना ये फॉर्मूला। अब इसके 3 लेवल होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के, ग्रॉस प्रॉफिट और इसको चेक करने के ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। आपके एग्ज़ाम में नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि इसका क्वेश्चन आएगा कि इतना अपने पास सेल हुई है, ठीक है, सेल हुई है और ये उस पर टैक्स लग गया, ये उस पर इंटरेस्ट लग गया, ठीक है। इस टाइप से वो आपको बता देंगे और आपको निकालना क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो आप क्या है कि वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। उसमें वो लिख देंगे सेल्स भी है, कॉस्ट भी है, इंटरेस्ट भी है, टैक्स भी है, ग्रॉस प्रॉफिट भी है। तो आप बोलो किसको प्लस करूँ किसको माइनस करूँ? सो आपने क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले मान लो आपकी सेल है 10,000 रुपये, ठीक है, सेल है 10,000, उस पे COGS एक कॉस्ट लगा दी उन्होंने बनाने की 5,000 रुपये, ठीक है। तो अपने पास कितने बचे? तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? तो इस पे ग्रॉस प्रॉफिट हो गया अपना 5,000, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 5,000, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि इस पे कुछ उन्होंने SG&A कुछ और मतलब इस पे खर्चा हो गया कुछ बनाने का ना, जो और खर्चे हो गए, तो उन खर्चों को इन्होंने डाल दिया। मतलब पहले अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट जो 5 आया था उनमें से और खर्चे कर दिए इन्होंने 2,000 रुपये SG&A के नाम पे। तो अपने पास बचा 3,000 रुपये जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। नेट प्रॉफिट अभी भी नहीं आया। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपना 3,000 है और इस पर टैक्स इन्होंने लगा दिया 400 रुपये, इंटरेस्ट लगा दिया, टैक्स लगा दिया 400 रुपये और इंटरेस्ट लगा दिया 600 रुपये, ठीक है। तो ईच अलग अलग। तो 3,000 में से अपन 600 माइनस करेंगे टैक्स के, इंटरेस्ट के, और उसके अलावा अपन 400 माइनस करेंगे 400 टैक्स के। तो कुछ कुल बचा अपने पास 2,000 रुपये नेट प्रॉफिट। 2,000 रुपये अपने पास बचा नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया। उसके बाद इसको ध्यान में रखना है कि पहले सेल में से COGS कॉस्ट उसकी माइनस करेंगे और फिर ग्रॉस प्रॉफिट आता है उसमें भी माइनस करेंगे SG, और फिर टैक्स और इंटरेस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस करेंगे तो अपना निकलेगा नेट प्रॉफिट। मीज़र कैसे करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को? ROA, रिटर्न ऑफ असेट्स। रिटर्न ऑफ असेट्स ये प्रॉफिटेबिलिटी मीज़र करने का एक तरीका है जिसमें फ़ी इनकम प्लस नेट इंटरेस्ट इनकम ये दोनों होते हैं, जो एक प्रॉफिटेबिलिटी का साइन हो गया। और इनमें से ऑपरेटिंग कॉस्ट आई वो माइनस करेंगे और टोटल एवरेज टोटल असेट्स माइनस कर देंगे, वो बटा में इनमें से
इसमें से भाग हो जाएगा उसका ना ठीक है। अब फी इनकम और नेट इंटरेस्ट इनकम माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। सो ये आगे फॉर्मूला बना नेट इनकम का, नेट इनकम अपॉन एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। यही सेम फार्मूला हो गया नेट इनकम का, ठीक है। सो अपना नॉर्मल फार्मूला अपन बोलेंगे रिटेल ऑफ असेट्स नेट इनकम अपॉन एवरेज टोटल असेट्स। लेकिन नेट इनकम निकालेंगे कैसे, एक तो फीस इनकम और प्लस टोटल इनकम को प्लस कर दो और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो भी कॉस्ट आई है वो माइनस कर दो। अब फॉर्मूला ऑफ नेट इंटरेस्ट इनकम, इनकम क्या हुई है, लोन पे और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इंटरेस्ट पेड। तो नेट इंटरेस्ट इनकम तो ऐसे निकलती है कि आपको जो रिसीव हुआ है वो तो प्लस में हो गया और जो आपने पे कर रहे हो वो माइनस हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। इसमें से क्वेश्चन आता है और रिटर्न ऑफ असेट्स, रिटर्न ऑफ इक्विटी डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ असेट्स, क्वांटिटी कितनी असेट्स की वो रिटर्न ऑफ इक्विटी है। इसमें एक आता है लेवरेज रेशियो, जो कि नॉर्मली सामान्य होता है 10 से 12, लेकिन ग्लोबल क्राइसिस हुआ था 2008 में, उस टाइम ये 30 तक चला गया था। सो ये बैंक असेट्स अपॉन बैंक कैपिटल। ये अभी क्वेश्चन आया है इसी एग्ज़ाम में जो मई में हुए थे अभी। लिवरेज रेशियो का फॉर्मूला कौन सा है, बैंक असेट्स अपॉन बैंक कैपिटल। उसमें लिखा हुआ था असेट्स अपॉन कैपिटल, वो गलत था, और एक लिखा था बैंक असेट्स अपॉन कैपिटल, वो भी गलत था। दोनों में बैंक असेट्स अपॉन बैंक कैपिटल आएगा। अब आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला है रिटर्न ऑफ असेट्स मल्टीप्लाई बैंक कैपिटल, लेवरेज रेशियो। अब लेवरेज रेशियो क्या है, बैंक असेट्स अपॉन बैंक कैपिटल, और रिटर्न ऑफ असेट्स नेट इनकम अपॉन टोटल असेट्स। दोनों असेट्स कट हो गए तो ये आ गया नेट इनकम अपॉन बैंक कैपिटल। ये इसका फॉर्मूला है, ये याद रख लेना आप। नेट इनकम अपॉन बैंक कैपिटल इसका है, और उसका नेट जो इनकम अपॉन टोटल असेट्स है उसमें, तो दोनों में नीचे वाला जो वो चेंज हो रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी के कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको फैक्ट करते हैं। इसका टाइप पूछ लेते हैं, जीडीपी किसका टाइप है प्रॉफिट फैक्टर, तो मैक्रो इकोनॉमिक इन्फ्लेशन, जो कि सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट होता है प्रॉफिटेबिलिटी का, नेगेटिव इफेक्ट याद रखना। नेगेटिव इफेक्ट क्या है प्रॉफिटेबिलिटी का, सो ये है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, ठीक है। सेविंग इन्वेस्टमेंट ये सब मैक्रो में आ गए, और एनपीए रेगुलेशन इंटरेस्ट रेट ये इंडस्ट्री स्पेसिफाई और बैंक स्पेसिफाई में आपका आ गया। कोऑपरेटिव कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, रिस्क मैनेजमेंट, इंटरेस्ट स्प्रेड और कैपिटल नॉन फंड, ये सब। नॉन इंटरेस्ट इनकम इज सर्विस चार्ज एंड फीस, ये आपका आया अभी क्वेश्चन आया था। नॉन इंटरेस्ट इनकम क्या है। ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट इज एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट या एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट। इसकी ट्रिक है, प्रॉफिट छोटा है तो ए से स्टार्ट हो गया, ठीक है। छोटा पहले क्या आता है, ए एब्सोल्यूट। प्रॉफिटेबिलिटी बड़ा है उधर भी बड़ा आर, ठीक है। प्रॉफिट छोटा है तो एक नंबर ए एब्सोल्यूट, प्रॉफिटेबिलिटी बड़ा है तो आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अब कुछ लास्ट पिन पॉइंट है आपका, इसको ध्यान रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होता है। कुछ जो आपका मतलब एक रेशियो है जो कि राइट रेशियो कह सकते हैं अपन, क्रेडिट डिपॉजिट का रेशियो, ठीक है, नॉर्मल रेशियो जिसे कह सकते हैं 70% होना चाहिए। एनपीए लेस देन 3%, एनपीए नुकसानदायक होता है बैंक के लिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं वो। तो कैश होल्डिंग लिमिट ये भी अपने पास लेस देन होनी चाहिए 1%, इनको ध्यान रख लेना। ये आप क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटी सी आपकी वीडियो है, आपका मॉड्यूल 1 को अच्छे से रिवाइज करवा दिया है, इनको रट लेना। क्वेश्चन यहाँ से पुटअप घुमा के आगे पीछे से, क्योंकि आजकल जेआईबी थोड़ा सा टफ आता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहाँ से पुटअप हो ही जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।